नमस्कार दोस्तों। हमने एसएससी जीडी का जो हमारी सीरीज चली हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जीके की 2 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए थे। तो तीसरा प्रैक्टिस सेट आप आज करने जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी स्क्रीन पे है वो क्या कहता है, देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन रूरल एरिया। तुम जो क्या कर रहे हैं, जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार की बेरोजगारी दर्शाता है भाई, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी। और दूसरा क्या कहता है आपका, डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, परछन बेरोजगारी भाई। ऑप्शन नंबर ए बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ओनली वन, नाइदर 1 और 2, और ऑप्शन नंबर डी ओनली 2। देखते हैं भाई। पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है और परछन बेरोजगारी क्या होती है भाई। सुनो ध्यान से। मौसमी बेरोजगारी, इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर, मतलब क्या हुआ, पर किसी इंडस्ट्री के अंदर हम काम चल कर रहे हैं और उस समय उसकी मार्केट बहुत अच्छी बनी हुई है, वो सीजनल जो कुछ भी काम कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद साल में महीना या 2 महीना उसमें डाउन पे जाता है कि मौसम के अनुसार वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता है उनकी अच्छी ग्रोथ करना। वो तुम्हारी क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद मैं बात करता हूं परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी क्या होती है भाई, ऐसी बेरोजगारी जहां पर हमें इंप्लॉयमेंट की जरूरत तो बहुत कम हो किसी काम के ऊपर, लेकिन वहां पर हमने इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा दे रखे हों, वो हमारी कौन सी होती है, परछन बेरोजगारी। काम तो होता है वो 2 बंदों का, लेकिन उस पर लगा कितने हमने रखे हैं, 4 बंदे, वो हमें कौन सी होती है, परछन बेरोजगार होती है। और मोस्टली हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ओनली 1। तो भारत के अपने ग्रामीण क्षेत्र है मोस्टली, उसमें अपनी परछन बेरोजगारी पाई जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कनेक्ट दिल्ली ब्लैंक चेन्नई एंड मुंबई। सुनो भाई क्या कहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग दिल्ली, खालिस्तान, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। इनमें से बताना है कि चौथा शहर कौन सा है। स्वर्णिम माने गोल्डन, चतुर्भुज चार जो हमें जो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं उसके आधार पर। पहली बात तो जो स्वर्ण चतुर्भुज है या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसकी शुरुआत हमने 1995 में की थी इसको बनाना में। ये एक प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, एक हाईवे है। और वो हाईवे कितनी लाइन का हाईवे है, जो ये हाईवे है ये हमारा 6 लेन का हाईवे है भाई, जिसकी शुरुआत बनाने की हमने 1995 में की थी। और 1995 में शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। इसके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत की गई थी 1995 में। और उस चतुर्भुज के द्वारा कौन कौन से शहर आपस में कनेक्ट किए गए थे हाईवे के द्वारा, तो वो कौन कौन से हमारा है, दिल्ली है, दिल्ली के बाद अपना कौन सा है, कलकत्ता है, कलकत्ता के बाद अपना कौन सा है, चेन्नई, और चेन्नई के बाद मुंबई। इन चारों शहरों को एक साथ जोड़ा गया था इस स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार, एक मिनट भाई, पीडीएफ कहाँ गई है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, एक मिनट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया था भाई। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार हाउ मेनी गेट्स वर देयर इन पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र जंग है उसमें कितने दरवाजे लगे हुए थे मेगास्थनीज के अनुसार, ये पूछना चाहता है। तो आंसर देने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए 261, ऑप्शन बी 266, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 64। तो पहली बात तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 64। मैं बात करता हूं आपके मेगास्थनीज के बारे में। जो मेगास्थनीज है वो इतिहासकार था, रचनाकार था। रचना क्या करता था, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना पूछता है कई बार आपसे एग्जाम के अंदर है कि मेगास्थनीज की रचना का नाम बताओ। तो मेगास्थनीज की रचना का नाम क्या है, इंडिका।
और इस इंडिका पुस्तक के दौरान ही हमें पता चला था कि जो पाटलिपुत्र है उसमें कितने दरवाजे लगे हुए हैं, उसके अंदर 64 दरवाजे लगे हुए हैं। पाटलिपुत्र कहाँ है भाई? पाटलिपुत्र जगह का नाम है जिसको हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की क्या है, राजधानी है। उसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नामक शहर, अगर आपको थोड़ा डीपली में और बताऊं इसके अंदर है कि जो पाटलिपुत्र नामक शहर है वो किसके द्वारा बसाया गया था, तो पाटलिपुत्र नामक शहर वो बसाया गया था किसके द्वारा? राजा उदयन के द्वारा। राजा उदयन ने इस शहर को बसाया था और इसी को अपनी राजधानी बनाया था भाई। जो राजा उदयन है जो किस वंश से था? तो राजा उदयन था हर्यक वंश से। राजा उदयन हर्यक वंश से था। और जो पाटलिपुत्र का नाम पटना किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था? ये भी हमारा एक प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र को नाम से जानते थे इसको हम, लेकिन वर्तमान इसको हम पटना के नाम से जानते हैं। तो इसको पटना नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो वो कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा इसको नाम दिया गया था पटना पाटलिपुत्र का। तो भाई आपसे ये पूछना चाह रहा था, मैगस्थनीज जो पुस्तक है इंडिका, उसमें बताया गया कि जो पाटलिपुत्र है उसमें कितने द्वार थे, कितने गेट थे? तो उसमें 64 गेट थे। ध्यान रखना इस बात का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द गवर्नर स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी? सुनो भाई ध्यान से, ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो किस आर्टिकल के दौरान राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी राज्य के साथ में लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का उप राज्यपाल या फिर उसके अंडर में उसको देने का काम कर सकता है, उसने आर्टिकल उस अनुच्छेद के बारे में पूछा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी एक स्टेट का, राज्य का राज्यपाल है वो उसके साथ में लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को उसके ऊपर भी शासन कर सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करो भाई। आर्टिकल 238 टू, आर्टिकल 239 टू, आर्टिकल 237 टू या आर्टिकल 231 टू। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 237 और उसका क्लाज 2 के अनुसार हम इस चीज को कर सकते हैं कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके साथ में लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश को उसके ऊपर राज करने के लिए कह सकता है भाई, ये शासन करने के लिए कह सकता है भाई, या फिर उसको प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom has the Union Home Ministry appointed as the new Commissioner of Delhi Police in 2022? 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया है भाई? ये स्टैटिक पर्सन है, 2022 का पर्सन है भाई, बिल्कुल सिंपल। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को 2022 में नया कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस से नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, in blank method of calculating national income were calculate the aggregate annual value of goods and services produced if year is the unit of time? क्या कह रहा है सुनो बजान से कि राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं जो हम उसकी खालिस्तान विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सुनो ध्यान से भाई, क्या उसके अंदर हमारा ऋण होता है या क्रय होता है, कर होता है या उत्पाद होता है? हम गणना किससे कर रहे हैं? हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर तो हमारा क्या होगा भाई? उत्पाद होगा भाई। अब आपको मैं एक और बताता हूं, राष्ट्रीय आय की बात हुई तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में किसने बताया था? तो भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में बताया था। और दादा भाई नौरोजी को हम और किस नाम से जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को हमें द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको हम इस नाम से वो जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी की जो राष्ट्रीय आय की इसने गणना की थी वो किस पुस्तक में इसके बाद बताई थी? इसकी पुस्तक का नाम कोई पूछता है तो इसकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के अंदर गरीबी और उस गरीबी में कैसे ब्रिटिश एक प्रकार से कुशासन करने का काम कर रहा है, ये पुस्तक थी। इसमें बताया दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? और दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी जिसका क्या नाम है? ड्रेन थ्योरी।
दादाभाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ड्रेन थ्योरी। और ड्रेन थ्योरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत। इस थ्योरी के अंदर, इस सिद्धांत के अंदर दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेज बाहर से सारा सारा पैसा लूट कर इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। वो ड्रेन थ्योरी थी भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आते हैं भाई, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। कौन सी थ्योरी दी, ड्रेन थ्योरी दी। पुस्तक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The deadline for the abolition of the reservation of scheduled caste and scheduled tribe in the year 2022 was extended for further blank year। भाई 2020 के अंदर जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इनको रिजर्वेशन देने की बात पहले से चली आ रही थी, लेकिन 2020 में ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने सालों को उस आरक्षण को और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको पता ही है कितने सालों तक लागू होता है हमारा, ये 10 सालों तक लागू होता है इनका रिजर्वेशन है। तो 10 सालों तक ही इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया है 2020 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंचू कुरूप, कुंचू कुरूप इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर विच डांस फॉर्म भाई। मतलब ये कह रहा है कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। अब से उस डांस फॉर्म के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी शैली कुंचू कुरूप है भाई। ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथकली और ऑप्शन डी सतरिया। तो पहली बात तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुंचू कुरूप किस शैली का, नृत्य शैली का, तो उसका आंसर है कथकली। कथकली इज द राइट आंसर। आपको मैं बताता हूँ, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस स्टेट के अंदर ये डांस अलग अलग किए जाते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो कौन सा है, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ पर किया जाता है, तो कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, केरल का है भाई। कथकली, कथकली किसका है, ये भी केरल का है। स्तरिया, स्तरिया डांस फॉर्म किस राज्य की है, तो स्तरिया है असम की भाई। वो रिपीट कर रहा हूं मैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल और स्तरिया असम के डांस फॉर्म है भाई। डांस फॉर्म मैंने आपको सभी बता दी, यहीं पर ध्यान रखना भाई इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which political leader won the bypoll election from चंपावत कॉन्स्टिट्यूशन इन उत्तराखंड इन मई 2022। मई 2022 में उत्तराखंड के चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से किस राजनीतिक नेता ने उपचुनाव जीता भाई। चंपावत क्षेत्र है भाई, निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से किसने उपचुनाव जीता है भाई। तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के सीएम है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी है, इसने चंपावत से उपचुनाव जीता था। वो जो वर्तमान में क्या है, ये सीएम है उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्टी से पुष्कर सिंह धामी, सभी को पता है भाई, बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज यूजुअली ब्रॉड एंड इट नैरो टुवर्ड्स द। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, पिरामिड के बारे में पूछ। आपने देखा होगा पिरामिड, तो पिरामिड की शेप है वो कैसी होती है, इस प्रकार से शेप होती है पिरामिड की भाई। प्रकार से शेप होती है पिरामिड की। ये इस प्रकार से पिरामिड बना होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पिरामिड का जो आधार है वो आमतौर पर चौड़ा, ले भाई आधार क्या है इसका, चौड़ा है। ये हमारा क्या है, बेस है, इसका आधार है वो क्या है, चौड़ा है, सीधी बात है। और यह है कि वो संकीर्ण, संकीर्ण क्या होता है भाई, नुकीला टाइप में। सुकीर्ण कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, क्या हुआ संकीर्ण है भाई। इसमें ऑप्शन क्या है कि संकीर्ण किस होगा, निचला भाग नहीं होगा, निचला भाग में भाई थोड़ा निचला भाग तो मध्य है, मध्य संकीर्ण नहीं है भाई। अपेक्स सिरस, हाँ भाई सपेक्स इज द, अपेक्स इज द राइट आंसर। सिरस जो शीर्ष का भाग है क्या, इसका क्या है, संकीर्ण है भाई। साइड्स बुझाई बुझाई भी संकीर्ण नहीं है भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना भाई, सिरस। इतना आसान प्रश्न है बिल्कुल। अच्छा अब बताता हूं मैं आपको पिरामिड के बारे में। तो पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है, मिस्र को, या फिर कहो आप इजिप्ट। मिस्र या इजिप्ट को पिरामिडों का देश कहा जाता है। और मिस्र को या इजिप्ट को हम एक बात और कहते हैं, नील नदी की देन। नील नदी की देन हम किस देश को कहते हैं, इजिप्ट को या फिर मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। नेक्स्ट भाई,
द थीम ऑफ द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 वाज। भाई क्या कर रहे हैं, योगा डे मनाते हैं भाई। पहली बात तो हम योगा डे कब मनाते हैं, किस तारीख को मनाते हैं? योगा डे कब का है हमारा? योगा डे मनाते हैं कब हम? 21 जून को। हर साल 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं भाई। जो हमने जो योगा डे है या योग दिवस बनाने की शुरुआत किस साल से की है? तो 21 जून 2014 को हमने पहली बार योगा दिवस बनाया था। और वर्तमान में हमने 21 जून 2023 को 21 जून 2023 को जो योगा दिवस बनाया है, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये 2023 की थीम है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो हमने 6 नंबर का हमने क्या बनाया था, योगा दिवस बनाया था, उसकी थीम क्या थी? तो 6 नंबर पे हमने योगा दिवस बनाया था, उसकी थीम क्या थी? 2020 में क्या था भाई? लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना काल फैला हुआ था, सभी लोग कहां पर थे? घर के अंदर थे। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? डू योगा एट होम, इसकी थीम थी 2020 के योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी आर फेमस प्रोपोनेंट ऑफ विच डांस? भाई जो राधा रेड्डी हैं और राजा रेड्डी हैं, वो किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? कौन सा नृत्य कला जानते हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, देखते हैं भाई। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कथकली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर है भाई मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी, सॉरी भाई, इसका राइट आंसर होगा अपना कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर है भाई, कुचिपुड़ी रहता है अपना राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। कुचिपुड़ी किस राज्य में मनाते हैं हमें अभी बताया था? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल में। दोबारा से रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? भाई हरित क्रांति का लाभ क्या है? पहली बार प्रश्न आ चुका है, अब ये 30 सेट है, 30 बार प्रश्न आया है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो में ध्यान से। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक है भारत के अंदर कौन है? भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक है। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर इसका जनक कौन है? तो विश्व के अंदर इसका जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग इसका विश्व के अंदर जनक है हरित क्रांति का। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति हमने भारत में शुरुआत क्यों की इसकी? क्योंकि हमने क्या बढ़ाना था? उत्पादन बढ़ाना था, उपज बढ़ानी थी। किस चीज की? गेहूं और चावल की। गेहूं और चावल की उपज बढ़ाने के लिए हमने किसकी शुरुआत की थी? हरित क्रांति की शुरुआत। तो प्रश्न पढ़ो जैसे क्या कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का लाभ है? भाई हरित क्रांति हमने शुरू की तो उसका लाभ क्या होगा भाई? देखो ध्यान से। क्या हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को पालेंगे? सरकार के खाद्यान्न भंडार में कमी हो जाएगी? खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी? या खाद्यान्न के आयात में वृद्धि होगी? भाई भाई उस समय जब हमने हरित क्रांति लेके आए, इतना तो हमारा वो भी नहीं था कि इसका हमें आयात है जो उसका, उसमें वृद्धि करें। आयात में तो वृद्धि हमें नहीं करनी थी, ना ही इसकी जो कीमत है उसमें वृद्धि करनी थी हमें, और ना ही सरकार के खाद्यान्न भंडार में क्या होगी? कमी। भाई हरित क्रांति आई है तो कमी कैसे हो जाएगी उसके खाद्यान्न भंडार में? तो इसका राइट उसको क्या होगा भाई? खाद्यान्न के अंदर अपनी आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, तभी तो हमने हरित क्रांति लेके आए थे हम भारत के अंदर भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is one of the principal advantage of using a solar cell? सोलर सेल का उपयोग करने का निम्नलिखित में से एक प्रमुख लाभ क्या है? यह है दोलन गति दर्शाता है, इट शो ऑसिलेटरी मोशन, इट हैज मेटल इन द आउटर एरिया, इसके बाहरी क्षेत्र में धातु है, इसमें गतिशील भाग होते हैं, इसमें कोई गतिशील भाग नहीं है। भाई सोलर सेल के अंदर गतिशील भाग क्या? कोई गतिशील भाग है ही नहीं, तो डी इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगोत्री ग्लेशियर लाइज इन विच स्टेट? भाई बिल्कुल आसान प्रश्न। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य के अंदर पड़ता है?
गोत्र ग्लेशियर पड़ता है हमारा उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड 5 ईयर प्लान वर एम एट मेकिंग इंडिया। 25वीं पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? आत्मनिर्भर, एक आईटी राष्ट्र, एक आश्रित और एक कमी राष्ट्र। देखते भाई, मैं बात करता हूं पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर या फिर मैं बात करता हूं पंचवर्षीय योजना की। पहली बात तो हमने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की? हमने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की 2051 के अंदर। इसने पंचवर्षीय योजना को क्या हमने आज वर्तमान समय के अंदर खत्म कर दिया गया है या अब भी हमारी पंचवर्षीय योजना चलती है क्या? तो अब हमने इसको खत्म कर दिया है। खत्म कब किया हमने इसको? 2014 के अंदर इसको हमने समाप्त कर दिया, फिर खत्म कर दिया। और 2014 में इसको खत्म करके या समाप्त करके हमने किसकी शुरुआत कर दी है? तो हमने योजना आयोग की शुरुआत की। शुरुआत की योजना आयोग की शुरुआत की किसकी जगह पर? 5 ईयर प्लान की जगह पर, पंचवर्षीय योजना की जगह पर। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पहली फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, वो हमारे कब से लेकर कब चली भाई? देखो भाई, थर्ड 5 ईयर प्लान कितने साल का प्लान है? 5 का। तो 1951 में हमने शुरुआत की, तो पहले कब तक चलेगी? 1951 से लेकर 1956 तक। जो सेकंड नंबर की है वो हमारी कब से लेकर कब तक चली? तो वो हमारी 1956 से लेकर 1961 की। तो अब वर्तमान में बात कौन सी आ गई? थर्ड की। तो थर्ड दो 5 ईयर प्लान हमारे वो कब से लेकर कब तक चला था? हमारा 1961 से लेकर 1966 तक चला था। और इसमें पूछ रहा है कि हमने किसके ऊपर फोकस किया था? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने फोकस किया था कृषि के ऊपर, कि भारत कृषि के अंदर क्या बन जाए? आत्मनिर्भर बन जाए। इस चीज की हमने मांग की थी या इस पर जोर दिया था हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो ऑप्शन देखो भाई क्या है कि बात क्या बन जाए? सेल्फ रिलायंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिया गया था भाई? मेजर ध्यानचंद को, सचिन तेंदुलकर को, विश्वनाथ आनंद को या साइना नेहवाल? विश्वनाथ आनंद को हमने सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया था भाई। मैं बात करता हूं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। 1991-92 में हमने क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी। और ये स्पोर्ट्स के अंदर दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था भैया। राजीव गांधी सबसे बड़ा पुरस्कार किसके अंदर है? स्पोर्ट्स के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था राजीव गांधी पुरस्कार। लेकिन वर्तमान में हमने क्या कर दिया? स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी को ना रख के हमने क्या इसका नाम बदल दिया है? तो क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इसको हमने कब लागू किया था? तो इसको हमने 7 अगस्त 2021 को भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और 7 अगस्त 2021, अगर किसी को याद हो, वो ऐतिहासिक दिन टोक्यो ओलंपिक चल रहा था और 7 अगस्त को हरियाणा का लाडला कौन? नीरज चोपड़ा ने किसके अंदर? भाला फेंक के अंदर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और उसी दिन हमने क्या कर दिया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या किया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया, जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा वर्तमान में पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबोलिशन ऑफ टाइटल? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का हो या उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, कि कोई भी अपनी उपाधि अपने नाम के आगे नहीं यूज करेगा? ये किस अनुच्छेद में हमने बात लिख रखी है? तो अनुच्छेद नंबर कौन सा हमारा? वो आर्टिकल 18 भाई। मैं बात करता हूं अनुच्छेद 18 की। तो संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा क्या है? सभी का सभी समानता का अधिकार।
14 से लेकर 18 तक है, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्विलिटी। ये हमारे मौलिक अधिकारों की बात हो रही है भाई, उन मौलिक अधिकारों में हमारा है। तो राइट टू इक्विलिटी 14 से 18 तक है, तो हमारा अनुच्छेद जो 18 है उसे हमने क्या कह दिया, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत के बारे में बात की। आर्टिकल 19 ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, आर्टिकल 19 में बताया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई, आर्टिकल 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में है 19 पे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि भाई किसी भी नौकरी के अंदर सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए भाई, किसी भी नौकरी के अंदर सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए भाई सरकारी नौकरियों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी तो क्या कहता है, आर्टिकल 17 मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी का तो इतना इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये, हर एग्जाम के अंदर एक बार जरूर पूछता है इस क्वेश्चन को कि अनुच्छेद 17 क्या हमारा क्या है। तो अनुच्छेद 17 हमारा क्या है, अनटचएबिलिटी, अनटचएबिलिटी यानी कि असस्पृश्यता का उन्मूलन, असस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब कि कोई किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करेगा, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा कि भाई तू निम्न जाति से मैं उच्च जाति हूँ, उसके बीच में कोई फर्क नहीं रखेगा। ये हमारा अनुच्छेद कौन सा कहता है, आर्टिकल 17 कहता है, अनटचएबिलिटी क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द सॉन्ग वंदे मातरम, इतना आसान प्रश्न भाई, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, सभी को पता है, कहाँ ऑप्शन ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चट्टोपाध्याय कहो या बंकिम चंद्र चटर्जी कहो, इसके द्वारा क्या लिखा गया था, वंदे मातरम लिखा गया था। और इसका उपन्यास था कौन सा, आनंद मठ, आनंद मठ से हमने किसको लिया है, वंदे मातरम को, एक प्रश्न ने और बता दिया साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुमचू फेस्टिवल, त्योहार पूछ लिया भाई, यह क्या नाम है, बुमचू फेस्टिवल, प्राइमली सेलिब्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। बुमचू नामक त्योहार है मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो बुमचू नामक त्योहार है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम के अंदर बुमचू नामक त्योहार बनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए भाई, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नहीं भाई इतने क्वेश्चन थे हमारे। तो ये थी अपनी भाई तीसरी वीडियो एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन। तो कृपया करके जरूर बताएं कि वीडियो क्या आपको कैसी लग रही है, अपने कमेंट सेक्शन में आप जो सुझाव देने की कोशिश करो भाई, कुछ कमी है तो उसको ठीक करेंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।